नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण। समष्टि अर्थशास्त्र का हमारा ये अध्याय 4 है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 14 बच्चों। अब बच्चों इसमें एक दो लेक्चर्स और आएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। ओके, तो आय और रोजगार का निर्धारण अध्याय 4। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये तो गुरुजी ही गुरुजी है। तो ये कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स है बच्चों, ये राजनीति विज्ञान का है, ये भूगोल का है, जिसमें आपको मिलने जा रहे हैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेगा हर क्लास का हर वन शॉट का PDF, आपको होंगे घर बैठे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और आपको कराई जाएगी शानदार तैयारी जिसमें शामिल है आपके मॉडल पेपर। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, 0% डाउट और 100% मार्क्स आने वाले हैं आपके, अगर आप इन कोर्सेज से जुड़ जाते हैं। बड़ी नाम मात्र फीस पे इतने सारी बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं, और इसके लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, और इस जो एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बात करेंगे अत्यधिक मांग की, या एक्सेस डिमांड किसको कहा जाता है वो। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अत्यधिक मांग या एक्सेस डिमांड चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर लिया है, उसको समझ लिया है, और वो कंडीशन क्या है कि हमें संतुलन कब मिलेगा? जब AD बराबर AS होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, तब हमें संतुलन मिलेगा, तब हमें संतुष्टि होगी। मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाए वो। और ये डिमांड और सप्लाई ये 3 स्तरों पे 3 बार जैसे हमें मिल सकती है एज पर द जेम्स गिनीज। एक तो हमें मिल सकती है जब पूर्ण रोजगार का स्तर हो, पूर्ण रोजगार का स्तर हो, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। एक अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार से जो पहले वाले की स्थिति है वो आ जाएगी। और तीसरा है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? पूर्ण रोजगार के बाद के स्तर पे हमें मिल सकती है। तो AD बराबर AS जो है वो पूर्ण रोजगार पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होने से पहले भी हो सकता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी हो सकता है। परंतु अगर किसी भी विद्यार्थी ने बड़े ध्यान से मेरे लेक्चर देखे हैं और पढ़ा है, तो मैंने ये बताया था कि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन मुद्रास्फीति का कारण बनती है, इन्फ्लेशन या महंगाई का कारण बनती है। आपने जरूर पढ़ा होगा, सभी बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। मुझे मतलब खुद से ज्यादा आप लोगों पे विश्वास है कि मेरे बच्चे पढ़ ही रहे होंगे, 100% पढ़ रहे होंगे, 100 मार्क्स लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। अब आज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी, 100 में से कितने आने की तैयारी अभी तक आपकी हो चुकी है। तो जो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है, और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन, और फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार, तीनों में हमें AD = AS हो सकता है। अब आज हमें क्या पढ़ना है वो देखो, कि पूर्ण रोजगार का मतलब ये हो गया कि हमारा AD बराबर AS है, दैट्स ऑल, उसको बात खत्म करो। पर यहां पर बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई हमारा कम है, और जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई हमारा कम होता है, तब इससे क्या इफेक्ट होता है बच्चों? जल्दी से बताइए क्या इफेक्ट होगा इससे? इससे इफेक्ट ये होगा कि जो हमारी प्राइस है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और जब प्राइस हमारी बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाने के कारण क्या होता है बेटा? क्या होता है नन्हे मुन्ने, तेरे दिमाग में क्या है? ठीक है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, महंगाई हो जाएगी। ये बात क्लियर है भाई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि भैया डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा मतलब मुद्रास्फीति हुई है। अगर इधर में आ जाऊं तो इधर में ये कहता हूं कि भैया AD कम है और मेरा AS जो है वो ज्यादा है, और AD कम है और AS ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस कम हो जाएगी। और ये वाला जो दौर होता है इसको हम क्या कहते हैं? मंदी का दौर, डिप्रेशन का दौर, डिफ्लेशन का दौर, ये वाला कहते हैं। तो अब आज हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे अत्यधिक मांग, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड।
क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग, ठीक है। और यहां पर हम ये लिख सकते हैं एक्सेस सप्लाई या डेफिशिएट मांग या मांग में कमी, मांग में कमी, ठीक है, मांग में कमी, डिमांड में डेफिशिएट आ गया, डिमांड कम हो गई है। और यहां पर एक्सेस डिमांड है, जितनी होनी नहीं चाहिए थी उससे भी ज्यादा डिमांड है कि सप्लाई कम हो गई। यहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा है पर उतनी डिमांड नहीं है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्सेस सप्लाई और डेफिशिएट सप्लाई, पूर्ति में कमी और पूर्ति ज्यादा है। यहां पर हम ये मांग के उसमें देखेंगे तो मांग में कमी और मांग अत्यधिक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हम जो कवर करेंगे वो अत्यधिक मांग, एक्सेस डिमांड को कवर करेंगे बेटा। और आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डेफिशिएट डिमांड या मांग की कमी जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम आ जाते हैं अत्यधिक मांग पर या एक्सेस डिमांड पर। हमने चर्चा की थी कि आय और रोजगार का संतुलन स्तर तब निर्धारित होता है जब एडी या सी प्लस आई वक्र एएस वक्र को काटता है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि हमें एडी और एएस के द्वारा देखें तो आय और रोजगार का संतुलन हमें कब मिलेगा, जब ये हमारा एएस या जिसको मैं इनकम लाइन भी कह सकता हूं, ये इनकम है, ये इसको जब एडी सी प्लस जो आई है वो इसको कट करता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट पे हमारा एडी बराबर एएस हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एडी बराबर एएस हो जाता है। तो इसलिए यही बात बोला है कि आय और रोजगार का संतुलन हमें कब मिलता है, जब हमारा एडी बराबर एएस वक्र हो जाए, एडी एएस को काटता हुआ जाए, तब हमें मिलेगा। किन्स के अनुसार, जॉन मिनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब है संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर के से अधिक या कम हो सकता है। तो किन्स के अनुसार रोजगार का जो संतुलन स्तर है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है, वो पूर्ण रोजगार स्तर पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकता है, और रोजगार के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक या कम पर भी हो सकता है। तो ये तो अपन लोग लास्ट लेक्चर में पहले पढ़ ही चुके हैं ना कि जेमकिंस कहता है कि आपको जो संतुलन है एडी बराबर एएस वाला जो संतुलन है वो आप लोगों को पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी मिल सकता है, उससे पहले भी मिल सकता है, और उसके बाद मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा पे भी आप एम्प्लॉयमेंट दो तभी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है मतलब। तो जेमकिंस की यही बात कही गई कि किन्स के अनुसार रोजगार का संतुलन स्तर आपको पूर्ण रोजगार पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे मिल जाएगा, या आपको रोजगार से अधिक, पूर्ण रोजगार से अधिक या कम वाली कंडीशन उस पर भी मिल जाएगा। यदि संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग होती है। हालांकि यदि संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से कम हो जाता है तो यह मांग की कमी की स्थिति है। देखिए अब इसने क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है, मतलब मैं ये कहता हूं कि जब मुझे आय और रोजगार के में यहां संतुलन मिल चुका है, तो ये तो क्या हो गया, मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ गई। अब ये कह रहा है इस पूर्ण रोजगार के बाद अगर हम ढूंढते हैं, पूर्ण रोजगार के बाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी डिमांड है वो ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड मेरी ज्यादा, मतलब भैया जितने लोगों को रोजगार देने की क्षमता थी उतनों को दे दिया, पर अभी भी जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो जो डिमांड ज्यादा है वही तो क्या है, एक्सेस डिमांड है, वही तो अत्यधिक मांग है। तो यही कहा गया है कि जब पूर्ण रोजगार से अधिक हो जाता है, संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से अधिक हो जाता है तो उसको अतिरिक्त मांग कहा जाता है, और संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से कम होता है तो उसको मांग की कमी के रूप में देखा जाता है, जिसको हम डेफिशिएट डिमांड कहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सेस डिमांड का या अत्यधिक मांग का विषय है। अतिरिक्त मांग, देखिए अतिरिक्त मांग हो, अत्यधिक मांग हो, अधिक मांग हो, ये कोई सा भी आ जाए एडजस्टेड, ठीक है। अत्यधिक या अतिरिक्त मांग उस स्थिति को संदर्भित करती है जब कुल मांग, या कुल को काट दीजिए और समग्र लिख लीजिए, समग्र मांग एडी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप कुल आपूर्ति नहीं, समग्र आपूर्ति, ठीक है। समग्र मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के समग्र आपूर्ति एएस से अधिक होती है, मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस, मतलब हमारी एडी ज्यादा है और एएस कम है, मतलब जितनी सप्लाई होनी चाहिए वो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। यह पूर्ण रोजगार उत्पादन के मूल्य से अधिक प्रत्याशित व्यय है, तो ये उत्पादन के
पूर्ण रोजगार उत्पादन के मूल्य से अधिक प्रत्याशित व्यय है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा जो खर्चा है, एक्स्ट्रा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये वो उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस, और जब हमारी समग्र मांग पूर्ति से ज्यादा होगी तो वो महंगाई को ही जन्म देगी, वो प्राइस को ही बढ़ावा देगी। अतिरिक्त मांग मुद्रास्फीति के अंतर को जन्म देती है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अतिरिक्त मांग मुद्रास्फीति के अंतर को जन्म देती है। क्या कह रहा है कि जो अतिरिक्त मांग है, अत्यधिक मांग है, एक्सेस जो डिमांड है, वो इन्फ्लेशन को पैदा करती है। बेटा किसको पैदा कर रही है, इन्फ्लेशन को पैदा कर रही है। महंगाई को जन्म देने का जो काम कर रही है वो अतिरिक्त मांग कर रही है। क्यों कर रही है अतिरिक्त मांग, वो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जीवन का, निजी जीवन की बात कर रहा हूँ। मुझे आज आप एक बात बताइए, अगर हम कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सिर पर बिठा लेते ना कि नहीं साहब उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं दुख हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, वो मुझसे बात नहीं करता, नहीं करता। हम कभी कभार जीवन में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं शायद उसके वो काबिल भी नहीं है। होता है, मैं जीवन में सिर्फ एक कोई विशेष संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी होगा, दोस्ती के मैटर में भी हो सकता है, घर परिवार में, रिश्तेदारी में, संबंध में, कहीं पर भी हो सकता है। जब उस इंसान को, ये सामने वाले इंसान को ये महसूस हो जाता है कि यार ये वाला जो इंसान है ना, ये तो मेरे पीछे पागल है, ये मुझे रोज मैसेज भी आगे से करता है, ये रोज बात करने की भी कोशिश करता है, नहीं करता हूं तो भी फालतू में गले पड़ने की कोशिश करता है। तो अगर आप उस व्यक्ति की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को बार बार में दिखा रहे हैं कि नहीं भाई तेरा मेरे जीवन में बड़ा महत्व है, तो आप उस व्यक्ति की बड़ी डिमांड कर रहे हैं, और जो बड़ी डिमांड कर रहे हैं तो उसके क्या होते हैं, भाव बढ़ जाते हैं। अच्छा नहीं, अब तो मैं बात नहीं करूंगा, तूने मुझे 3 बार मैसेज करा, नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, भाव बढ़ जाते हैं। तो जब हम व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति इतने अट्रैक्ट लोग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के भी और उस वस्तु के भी भाव बढ़ जाते हैं। अगर आज एक चीज के पीछे 100 लोग पड़े हैं तो 100% तय है कि उस चीज का भाव बढ़ा हुआ ही मिलेगा। उस और वस्तु का तो 100% मैं कहता हूं कि गारंटी है कि वस्तु में तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी तभी लोग पड़े हुए, बाकी व्यक्तियों में नहीं। बेटा मैं जीवन में हमेशा एक बात कहता हूं, कभी किसी पर इतनी निर्भरता मत लाओ कि अगर कोई व्यक्ति हमसे बात ना करे तो हमारा जीवन प्रभावित हो। ऐसा किस काम का वो व्यक्ति जिसके हमारे बात ना करने से हमारा जो जीवन है वो रुक जाए, हमने जो लक्ष्य तय करे हैं वो लक्ष्य रुक जाए, कभी नहीं। चाहे वो कोई प्रेम का संबंध हो, चाहे वो कोई दुश्मनी का संबंध हो, कुछ भी हो, किसी के भी चक्कर में हमारा इतनी निर्भरता नहीं रहनी चाहिए कि हम हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर ले, लाइफ खत्म कर ले। और बेटा जीवन में बहुत बार हम आए हैं, बहुत बार हम लोग चले जाएंगे, और हमने हर बार यही काम करें, ठीक है, उससे प्रेम करा, उससे दुश्मनी करी, उससे दोस्ती करी, सब कुछ करा, पर इस बार हमें कुछ ऐसा कर करके जाना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कहे कि साहब उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बड़ा करा है। तो हमें जीवन हमारे बड़े उद्देश्यों को देना है, बड़े लक्ष्यों को हमें हमारा जीवन देना है, छोटी मोटी बातों को, इन पे हमें हमारा समय खराब नहीं करना। तो आप किसी के इतने भाव मत बढ़ाइए, ठीक है, कि नहीं भाई तुम हो तो ही मैं हूं, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे प्रेम पूर्वक बात करो, सम्मान से बात करो। कोई व्यक्ति हमें समय देता है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे समय दें, हम उसको समय। बेफालतू का इग्नोरेंस जो होता है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर सच में बिजी है तो बात अलग है, इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। तो हम सामने लोग ये भी नहीं हो रहा हमारा भाव बढ़ गया, नहीं। अगर सच में बिजी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हमें मैसेज रिप्लाई जो भी होता है वो करना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई वस्तु होती है उसके जब ज्यादा लोग पीछे होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड जब बढ़ते हुए दिखेगी तो 100% तय है बेटा कि उसका भाव, उसकी कीमतें बढ़ेगी। ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिया कि जैसे एक व्यक्ति को आप ज्यादा समय, ज्यादा वो देते हो तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार से वस्तु की होती है। तो मुद्रास्फीति यही काम कर रही है कि एक्चुअल में जितनी सप्लाई हो रखी है ना, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि वस्तु एक है और मांगने वाले उसको 100 है, वस्तु एक है और मांगने वाले 100 हैं। ये जो 99 वस्तुओं का गैप आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अंतर है, और ये अंतर किस चीज को जन्म दे रहा है
ये मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को जन्म देगा। इस वस्तु के निर्माता को पता है कि साहब इस वस्तु को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। मैं 10 रुपए मांगूंगा तो 10 भी देंगे, और 10,000 मांगूंगा तो 10,000 भी देंगे, 100% देंगे ना। तो जब देंगे तो लो, फिर तो उस चीज के जो कीमत है वो कीमत बढ़ जाती है। ओके, तो वो मुद्रास्फीति हो जाती है। मुद्रास्फीति का अंतर उस अंतर को संदर्भित करता है जिसके द्वारा वास्तविक कुल मांग या समग्र मांग, जो आप लोग लिखते हैं उसको एडी, समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक हो जाती है। क्या कह रहा है कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक समग्र मांग से अधिक हो जाती है। तो जितनी पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग होती है उससे भी ज्यादा हमारी समग्र मांग जो एडी है वो हमें देखने को मिलती है, एग्रीगेट डिमांड देखने को मिलती है। अब देखिए, अब मैं आपको एक इसका जो कर्व है वो बनवा देता हूं, वक्र जो है वो बनवा देता हूं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, या जिसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। दूसरी तरफ है बच्चों हमारा वाई एक्सिस, ये जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। ये हमारा 0। इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, समग्र मांग को दर्शाएंगे, समग्र मांग या इन शॉर्ट एडी जिसे आप कहते हैं। इधर हम लोग जो दर्शाएंगे आय, रोजगार और उत्पादन, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सी बार बच्चे ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं सवाल कि सर हम हर बार इधर एडी लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, आपने कभी एग्रीगेट सप्लाई क्यों नहीं लिया? इस पूरे वक्र में आपने एडी की चर्चा करी, आपने इनकम की चर्चा करी, आपने चर्चा करी आय की, रोजगार की, उत्पादन की, पर कहीं पर भी आपने एग्रीगेट सप्लाई, समग्र आपूर्ति की चर्चा नहीं करी। तो अगर पहली बात तो ये सवाल दिमाग में है तो उसको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सवाल आना ही नहीं चाहिए ये वाला सवाल आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले ये चीज क्लियर कर चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, एंड वाई इज इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय या इनकम। और जब मैं यहाँ राष्ट्रीय आय इधर लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वाई को रिप्रेजेंट का मतलब है मैं एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन केस अगर आप भी कभी अपने दोस्तों को, साथियों को पढ़ाते हैं और अगर आपसे वो ऐसा सवाल पूछ ले तो आप जवाब दे सके, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहां से आय की एक जाती है 45 डिग्री वाली लाइन, जिसको आप AS से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि C+S। ये 45 डिग्री 45 डिग्री की लाइन है। ये हमारा हो गया बच्चों AD वाला लाइन, C+I। ये हमारा वो पॉइंट है बच्चों जिस पॉइंट पर हमें पूर्ण रोजगार पर क्या मिल गया था, संतुलन मिल गया। यहां पर AD बराबर AS है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एग्रीगेट जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड किसी ना किसी कारणवश तो बढ़ी होगी, या तो उपभोग में वृद्धि हुई होगी, कंजप्शन। अभी मैं बताऊंगा कि वो मांग क्यों बढ़ रही है। उपभोग में वृद्धि हुई होगी, लोग कंजप्शन ज्यादा करने लगे होंगे, बचाने कम लगे होंगे। जब कंजप्शन ज्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ रही है। किसी भी कारण कंजप्शन में ज्यादा होना था, डिमांड बढ़ रहा है। तो मैं ये कहता हूं यहां से एक अपन मान करके चलते हैं कि अपना AD1 आ गया, मतलब नई डिमांड है हमारी। ये पुरानी डिमांड थी और ये अब नई डिमांड है। इस पर मैं एक इसी लाइन को अगर आगे मैं लेकर के जाता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये F हो गया। अब मैं ये कहता हूं बच्चों कि ये वाली जो स्थान आपको बीच में दिख रहा है ना, ये जो गैप आपको दिख रहा है, यही मुद्रास्फीति का अंतर है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। कौन सा गैप कह रहे हैं? इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। क्योंकि देखो एक्चुअल में हमें AD बराबर AS यहां हो जाना चाहिए, पर यहां पर देखो कि हमारा ADS यहां से आ, तो ये मुद्रास्फीति है कि डिमांड एक्चुअल में होनी इतनी चाहिए थी पर हुई इतनी है। तो जब इतनी डिमांड हो रही है और सप्लाई हमारी नहीं हो रही है तो इट मींस क्या है, हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और ये क्या है, मुद्रास्फीति को जन्म देगा। तो ये वाला वक्र आपको ये दर्शाता है कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति को जन्म दे रहा है एक्सेस डिमांड, AD का एक्सेस डिमांड होना, अत्यधिक मांग का होना।
अब बात करते हैं अत्यधिक मांग के कारण। कुछ तो रीजंस होंगे। अचानक तो मांग बढ़ती नहीं, अचानक तो कुछ भी नहीं होता है। अचानक तो सर्दी का मौसम भी अचानक नहीं बढ़ा धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक गर्मी भी नहीं होती, और अचानक तैयारी करने वालों के 100 में से 100 भी नहीं आते। तैयारी 100 में से 100 भी उन्हीं के आते हैं जो पूरे बड़े लगन के साथ पढ़ते हैं। तो कोई भी चीज अचानक तो नहीं होती। तो अत्यधिक कारण के मांग के कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। क्या कारण है आओ देखो। सबसे पहला कारण है माय डियर स्टूडेंट्स, उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि। ठीक है, उपभोग करना, कंजप्शन, प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। जो उपभोग करने की हमारी टेंडेंसी है, मतलब जो हम उपभोग पे खर्चा कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, इंक्रीमेंट, या बचत करने की प्रवृत्ति में गिरावट के कारण, उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न हो सकती है। अब ये बात तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब फर्स्ट क्लास से नहीं, जब अपन ने इस चैप्टर को शुरुआत करा था। अब उस समय अपन बच्चे ही थे ना, छोटे थे। अब देखो इस चैप्टर को चलते हुए 10-15 दिन तो हो गए होंगे, 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन। अब 15 दिन तो बड़े हो गए ना अपन, तो अपन थोड़े से बड़े और हो गए तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और बचपन से अपन ने क्या पढ़ा है कि C+S, यही पढ़ा ना बचपन से। अपन ने बचपन में कखा घटा नहीं बोला, अपन ने y=C+S बोला। अपन इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं ठीक है। तो y=C+S कि हमारी जो आय है वो या तो हम उपभोग पे खर्च करेंगे या बचत पे खर्च करेंगे। अब अगर जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए महीने के कमा रहा हूं और मैं 4,000 रुपए उपभोग पे खर्च कर रहा हूं और 6,000 रुपए मैं सेविंग पे खर्च कर रहा हूं, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन है। पर फिर मैंने क्या करा, अभी भी मैं 10 ही कमा रहा हूं। अब मैंने ये करा कि 7,000 रुपए तो मैंने उपभोग पे खर्च कर दिए और 3,000 रुपए मैंने सेविंग कर ली। उसके बाद फिर मैं वापस कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं और इस बार मैंने 8,000 रुपए खर्च करे हैं और 2,000 रुपए बचा लिए। तो जब मेरा उपभोग में वृद्धि होगी, उपभोग बढ़ेगा, तो बचत में गिरावट आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो बच्चा पार्टी। आएगी ना, 100% आएगी। उपभोग बढ़ेगा तो बचत में गिरावट आएगी, क्योंकि जो आय है उससे दो ही काम हो सकते हैं, तो या तो उपभोग या बचत। तो अब यहां पर यही बात कही कि या तो उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी या तो उपभोग बढ़ जाएगा, और उपभोग बढ़ेगा इसका मतलब है कि बचत में गिरावट आएगी। इस कारण उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण अतिरिक्त मांग का उत्पन्न हो जाती है। अब देखो क्या है, जब लोग कंजप्शन पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कंजप्शन पे ज्यादा खर्चा करने का मतलब यह है वो किन्हीं वस्तु और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। किन्हीं वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने का अर्थ यह कि वो मांग कर रहे हैं, हमें चाहिए, मुझे ये चीज दो दो दो। जैसे आप लोग अब नहीं करने लगते तो वन शॉट लाओ, वन शॉट लाओ सर, वन शॉट लाओ सर, ये कराओ वो कराओ वो कराओ। अब आप लोग मांग कर रहे हो, डिमांड करो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि धीरे डिमांड होते ही भाई मार्केट में वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, समय लगेगा उसका प्रोडक्शन बढ़ने में। तो इसलिए जब तक वो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, उतना नहीं आएगा, जब तक तो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। तो ये कंजप्शन बढ़ा देने के कारण, क्योंकि कंजप्शन बढ़ा देने का मतलब है हमारी डिमांड बढ़ रही है बेटा, और डिमांड बढ़ रही है, आगे जाकर के वो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, बट जब तक नहीं शुरू होता है तब तक तो वो डिमांड बढ़ी रहेगी, और वही डिमांड हमारी प्राइसेस को क्या करेगी, बढ़ाएगी। वही डिमांड हमारे प्राइसेस को बढ़ाएगी। अब आप लोगों ने अगर कक्षा 10 तक थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो, रसायन पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ बॉन्ड वॉन्ड से बनते हैं देखो चाहे कुछ भी बोलो केमिस्ट्री में कितने ही बॉन्ड बना लो, अपन का तो आज तक केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड बना ही नहीं बेटा। केमिस्ट्री छोड़ो, साइंस के साथ ही बॉन्ड नहीं बना। साइंस कभी अपने साथ जुड़ी नहीं, पता नहीं क्या बात थी। साइंस के टीचर्स कुछ अच्छे मिले पर लगाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार जीवन में पढ़नी चाहिए, उबासी ले लेकर के मैंने साइंस पढ़ी जीवन में। 8th तक मेरा बहुत इंटरेस्ट था, फिर 9th में कुछ ऐसे कारण हुए, उसके बाद मन ही गिर गया मेरा साइंस से, कि बड़ा इच्छा ही खत्म हो गई। तो कभी बॉन्ड बना ही नहीं साइंस के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। फिजिक्स से कभी प्यार नहीं हुआ, केमिस्ट्री कभी कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया साइंस से, तो बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। 2 चीज़ें ऐसी, एक तो साइंस और एक ड्राइंग इन दो का तो आज तक भी मनीष सर का और इन दो का तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। पर चलिए जिससे साथ है वो बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा प्रिय है मेरी इकोनॉमिक्स से, बहुत अच्छा है, चाहे इसमें बॉन्ड बने या न्यूट्रन रहे, न्यूट्रॉन्स आए, जो भी आए, पर बहुत अच्छी सब्जेक्ट है मेरा। आप बताइएगा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कर में कमी।
अब दूसरा है भैया टैक्स में कमी। ये करों में कमी के कारण प्रयोज्य आय और उपभोग मांग में वृद्धि के कारण भी हो सकता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रयोज्य आय या जिसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ये डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो मुझे मिली है और मेरी इनकम है, उस इनकम में सरकार ने टैक्स काट लिया और सब्सिडी बढ़ा दी। ठीक है, प्रयोज्य आय वह आय होती है जो मेरे पास खर्च करने के लिए होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए महीने के कमाए, पर सरकार ने उसके पास 20,000 रुपए टैक्स ले लिया, तो अब उसके पास खर्च करने जितनी कितनी है 80,000। मान लीजिए उसको कहीं ना कहीं से कोई सहायता मिल करके 3,000 रुपए की सहायता मिल गई सब्सिडी के तहत, तो 83,000 हो गए। खर्च तो 83 कर सकता है। अब जैसे मानते हैं अपन, एक बार सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट आप हटाइए यहाँ से। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए उसकी इनकम है और हम इसमें से सरकार का जो टैक्स है, सरकार जैसे मान लीजिए अब भी यहाँ पे जो टैक्स चार्ज कर रही है वो 20,000 रुपए कर रही है। कितने बचे व्यक्ति के पास? 80,000। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इसलिए हटाया बेटा, देखो पहली बात तो जिसकी महीने की 1 लाख रुपए इनकम हो गया, मुझे नहीं लगता सरकार उसको किसी प्रकार की कोई सब्सिडी या सहायता प्रदान करेगी। सीधा सा मुद्दा है मेरा मानना। दूसरी बात यह है कि जिसके सरकार सब्सिडी दे रही होगी उसके पास 1 लाख की इनकम नहीं होगी, तो उससे सरकार टैक्स नहीं ले होगी। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो टैक्स जा रहा होगा या सब्सिडी आ रही होगी। क्योंकि टैक्स अगर सरकार ले रही है इसका मतलब इनकम बहुत अच्छी है, तो फिर आपको सब्सिडी क्यों चाहिए? और आप सब्सिडी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है, तभी तो सब्सिडी ले रहे हैं। तो दोनों तो एक साथ वैसे भी नहीं चलती, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो 1 लाख में से 20,000, अब मेरे पास बचे 80,000, मतलब जिस भी व्यक्ति जो कमा रहा है उसके पास। अब मान लीजिए सरकार ने ये बोला कि साहब हम लोग टैक्स रेट को कम करेंगे, अब हम लोग 10,000 ही टैक्स लेंगे। तो इससे क्या हुआ, व्यक्ति के पास कितने रह गए? 90,000। अब मतलब पर्सन के पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है और भी खर्च करने के लिए। जब कर में कमी आ गई तो सरकार को कम पैसा देना पड़ रहा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, अब वो एक्स्ट्रा पैसा और खर्च करेगा, उपभोग बढ़ाएगा, और उपभोग बढ़ाएगा तो खर्चा होगा ही होगा, जैसे कि लास्ट स्लाइड पे आपको समझाया है। सरकारी व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माय डियर स्टूडेंट्स। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण वस्तु और सेवाओं की सरकारी मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मांग भी होगी। तो सार्वजनिक व्यय करने के कारण वस्तु और सेवाओं की सरकारी मांग में वृद्धि। देखो अब एक्चुअल में बात यह है कि जब हम एडी का पूरा लिखते हैं तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये लिखा अपन लोगों ने। हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट निजी के द्वारा, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मांग कर रही है उपभोक्ता वस्तुओं की भी, गवर्नमेंट मांग कर रही है पूंजीगत वस्तुओं की भी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग कर रही है और पूंजीगत वस्तुओं की मांग कर रही है। जब सरकार उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं की मांग कर रही है, मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी सर। कोई भी करो मांग में, तो मांग तो बढ़ रही है ना, तो मांग यहाँ पे बढ़ जाएगी। निवेश में वृद्धि, ब्याज दर में कमी या अपेक्षित रिटर्न में वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि होने पर अतिरिक्त मांग में उत्पन्न हो सकता है। अब ब्याज दर में कमी आ जाए, ब्याज दर में कमी आ जाएगी, मतलब मान लो सस्ते में बैंक लोन दे रहा हूँ, पैसा लिया, इन्वेस्ट करा, फैक्ट्री बनाई, लोगों को रोजगार दिया, रोजगार मिला, पैसा आया, डिमांड बढ़ेगी। बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ेगी। तो ब्याज दर कम होने पर या निवेश की रिटर्न की साहब यहाँ निवेश करने से मुझे बहुत बड़ा तगड़ा बेनिफिट हो जाएगा 2 सालों में, लाओ भैया कहीं से पैसा लाओ, लगाओ, लगा, रोजगार मिला, आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आय बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो निवेश में वृद्धि। आयात में गिरावट, घरेलू कीमतों की तुलना में अधिक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण आयात में कमी से भी अतिरिक्त मांग हो सकती है। अब देखो क्या होता है, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए किसी देश में 150 गुड्स की आवश्यकता है, कितने की? 150 गुड्स की। हमारे इंडिया में वो गुड 20 रुपए में बिकता है, और जो एक्स कंट्री है उसमें भी वह गुड वो जब यहां बेचती है तो 20 रुपए में बिकता है। पहले सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर अचानक, और उसमें से जैसे इंडिया में 100 गुड इंडिया में बन रहे हैं और 50 गुड जो है वो उस देश से आ रहे हैं, तो इसका खरीद लो या इसका खरीद लो, 20-20 रुपए में कोई अंतर नहीं। पर अचानक क्या हुआ, मान लीजिए एक देश में कुछ भी कारण हुए और इसकी जो कीमत है वो 35 रुपए हो गई कि साहब अब इस देश के लोगों ने कहा, सरकार ने कहा साहब हम भेज तो देंगे, हमारी समस्या बड़ी है, पर 35 रुपए चार्ज होंगे। अब 35 रुपए का होने का मतलब यहाँ के लोग तो खरीदेंगे नहीं, यहाँ तो अभी भी 20 का ही है। तो अब यहाँ पे जो डिमांड पूरी हो रही है वो 100 की हो रही है, ये 50 वाली डिमांड तो बाकी चल रही है।
50 लोगों को भी तो चाहिए ना। मतलब अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्रीगेट डिमांड हमारी 150 है और एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी वो 100 है। तो यहां पर जब हम आयात नहीं कर रहे हैं तो उस कारण के कारण भी डिमांड बढ़ जाएगी, अत्यधिक मांग हमें नजर आएगी। नोट, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतिरिक्त मांग का मुख्य कारण स्पष्ट रूप से कुल मांग के 4 घटकों में वृद्धि है। सीधी सी बात है, यहां पर अत्यधिक मांग बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि चारों जो घटक हैं उनमें वृद्धि के कारण हमने देखा AD = C + I + G + X - M। तो C उपभोग में वृद्धि होने के कारण, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के कारण, सरकार के व्यय में वृद्धि होने के कारण और आयात में कमी होने के कारण। ठीक है, आयात में कमी होने के कारण। तो यहां पर इस कारण हमारे क्या देखने को मिलेगा, अत्यधिक मांग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अत्यधिक मांग का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। चलो जो हो गई सो हो गई, अत्यधिक मांग बढ़ गई, किसी भी कारण के वश बढ़ी, जो भी बढ़ी सब कुछ ठीक, पर इसके क्या क्या प्रभाव होंगे वो देखते हैं। अतिरिक्त मांग एक वांछित स्थिति नहीं है। वांछित स्थिति का मतलब जो हम चाहते हैं, क्योंकि अतिरिक्त मांग का मतलब है बेटा मुद्रास्फीति होगी और महंगाई कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते हो ना मैं चाहता हूं। और अपना देखो सबका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए मैं आज भी 100 रुपए कमाता हूं, मेरे 200 होने चाहिए। पर वो सब्जी वाला ठेला वाला यार कितनी महंगाई कर दी यार, मतलब टमाटर ही 20 के 25 कर दिए, 30 के 40 कर दिए आलू। ऐसे कौन करता है, लूट मचा रखी। पर मैं हर साल मेरे मालिक से कहता हूं कि साहब आप मुझे पिछले साल 100 रुपए देते थे, अब 200 कर दो। हम सब खुद की कमाई बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे की नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो अतिरिक्त मांग एक वांछित स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे समग्र आपूर्ति के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पहले से पूर्ण रोजगार स्तर है। देखो एक्चुअल में फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम है, मतलब जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उतने को रोजगार मिला हुआ है। जब आपके पास, और देखो यहां पर एम्प्लॉयड का मतलब ये भी है कि जो संसाधन आपके पास है आप उनका पूरा फुल यूज कर रहे हो, कंप्लीट यूज उनका चल रहा है। तो अब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड करने का कोई अर्थ भी नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। तो जो डिमांड बढ़ रही है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अतिरिक्त मांग का उत्पादन, रोजगार और सामान्य मूल्य स्तर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतिरिक्त या अत्यधिक मांग उत्पादन के स्तर को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से पूर्ण रोजगार स्तर पर है और अर्थव्यवस्था में कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर अत्यधिक मांग होगी तो उसका उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे पास जितना एम्प्लॉयड करने के लिए है हमने सबको लगा रखा है। अब कोई भी निष्क्रिय क्षमता नहीं, मतलब इनएक्टिव कोई भी नहीं है, सारे के सारे काम पे लगे हैं, ऑल जो है वो एक्टिव है। ठीक है, तो जब सारे के सारे एक्टिव है तो फिर हमें क्यों और कहीं काम लाने की आवश्यकता होगी। रोजगार पर प्रभाव, रोजगार के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से पूर्ण रोजगार संतुलन पर चल रही है और कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। तो रोजगार में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूर्ण रोजगार पे कोई अनैच्छिक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं, रोजगार पे कोई प्रभाव नहीं, सामान्य मूल्य स्तर मतलब जो कीमतें हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक मांग से सामान्य मूल्य स्तर मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, में वृद्धि होती है, क्योंकि समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक होती है। तो यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, यह मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, पर उत्पादन और रोजगार पर कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, पर आपके रिजल्ट में मुझे प्रभाव देखने का मिलना चाहिए। मुझे 0% डाउट, 100% मार्क्स किसी भी हाल में बच्चों चाहिए। और उसके लिए बच्चों ये आपके लिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र का बहुत शानदार डिजाइन कोर्स करा हुआ है, जिसमें आपके पास डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपके पास हैंड रिटन नोट्स, आपके पास हर क्लास की PDF, आपके पास वन शॉट की PDF, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर्स कराए जाएंगे। और नाम मात्र फीस में है, कोई भी विद्यार्थी इससे ना चूके। अगर वो 100 में से 100 लाना चाहता है, कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टीम को कह सकते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए आप ये लर्निंग आर्ट्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्निंग आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, जिससे आपको सभी नवी जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।